नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको वो सब महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहा हूं, वो कुछ सीक्रेट देने जा रहा हूं जो आज तक आपने ना कहीं देखी होगी और ना ही कहीं सुनी होगी। जितने भी इस वक्त मीडिया में खबरें चल रही है उस सब पे अगर ध्यान दिया जाए तो सहारा इंडिया डूबने का दो प्रमुख कारण हो सकते हैं। एक आर्थिक कारण और दूसरा राजनीतिक कारण। मैं इस वीडियो में आपको आर्थिक कारण पर पहले चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि सवाल यही है कि आखिर सहारा इंडिया डूबी क्यों, ये सवाल है। लेकिन साथ ही इस वीडियो में वो भी मैं आप सबको दिखाने वाला हूं, जैसे आपने सुना होगा मीडिया में कि सहारा प्रमुख सुब्रतो राय ने एक नमकीन बेचने से अपने इस कारोबार का शुरुआत किया था मात्र 2,000 रुपया और लंबरेता स्कूटर से। तो अब आपके मन में इस बात की जिज्ञासा आती होगी कि भला आखिर वो 2,000 रुपये की जो शुरुआत किए थे गोरखपुर के एक गांव से, वो कौन सा गांव है, वो कौन सा घर है, क्या वाकई में नमकीन बेचने से शुरुआत किए थे, क्या क्या ये सत्य बातें हैं? क्योंकि जब कारोबार बड़ा हो जाता है ना, या फिर अगर आप व्यक्ति कोई बड़े हो जाते हैं, तब आपके बचपन की बात को कुछ अलग तरीके से ही पेश किया जाता है ताकि लोगों को इससे मोटिवेशन मिले। आपको देख रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही देख लीजिए, शुरू में उन्होंने चाय बेचा करते थे, इस प्रकार की बातें कही जाती है। तो ठीक वैसे ही सहारा प्रमुख सुब्रतो राय के बारे में भी इस प्रकार की बातें कही जाती थी कि शुरुआती दौर में नमकीन बेचने से और 2,000 रुपये से एक लंबरेता स्कूटर से लेकर के अपने गोरखपुर के एक छोटे से गांव से उन्होंने शुरुआत किया। तो इस वीडियो में वो सब कुछ आपको दिखाने वाला हूं कि आखिर वो कौन सा घर था जहां से उन्होंने इस व्यवसाय को अपना शुरुआत किया था, और वो कौन से व्यक्ति थे जिनके साथ मिल करके इस धंधे को पहली बार उन्होंने शुरुआत किया था गोरखपुर के एक छोटे से गांव से, और क्या वाकई में नमकीन बेचने से उन्होंने शुरुआत किया था क्या, सब कुछ आपको दिखाने वाला हूं। वीडियो में एंड तक बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर सहारा डूबी क्यों। इसको समझने के लिए इसके पहले ही बताया कि ये पार्ट 1 है, आर्थिक कारण। राजनीतिक कारण मैं आपको अगले पार्ट 2 में आपको बताऊंगा। राजनीतिक कारण क्या कुछ है, मीडिया के माध्यम से आपने देखा और समझा होगा, लेकिन जो कुछ तकनीकी पहलू है बारीकी से हम दूसरे पार्ट में आप सभी को इसको समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप आर्थिक कारण समझिए कि यानी कि पैसों की तंगी। आर्थिक कारण क्या होता है? आपके पास उतनी संसाधन नहीं है, पैसे नहीं है, किसी व्यवसाय में आप कमजोर पड़ गए, इसके लिए आपका धंधा चौपट हो गया। तो ठीक वैसे ही आर्थिक कारण, आखिर सहारा इंडिया का जो डूबने का मूल कारण आर्थिक कारण था, आखिर वो वाकई में है कैसा, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या समझना होगा, चीट फंड को। आपने नाम सहारा इंडिया से जुड़ा हुआ सुना ही होगा, सहारा इंडिया चीट फंड कंपनी, वेलफेयर, PACL, इस प्रकार के चीट फंड कंपनी का आपने नाम सुना ही होगा। तो आखिर जो सहारा एक चीट फंड का आखिर डूबने का मूल कारण क्या था, तो चीट फंड को आपको पहले समझना होगा। देखिए, चीट फंड सुनने में तो वाकई नाम कुछ ऐसा लगता है, लेकिन आज भी लोग इस बात को सही तरीके से नहीं समझ पाते हैं कि वाकई में आखिर चीट फंड है क्या, ये शुरुआत कैसे होता है, इस बात को लोग बहुत कम समझते होंगे। तो आज मैं बिल्कुल आपको आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। जब आप चीट फंड को बिल्कुल तकनीकी पहलू आप समझेंगे तो निश्चित रूप से आप इस बात को समझ जाएंगे कि सहारा इंडिया आखिर डूबी क्यों। क्योंकि जो उसका आर्थिक कारण था, ये चीट फंड का सिस्टम ही इसको डुबाने का मेन कारण था। लेकिन आगे चल करके क्या कुछ तकनीकी पहलू इसका या वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चीट फंड को सबसे पहले समझिए। चीट फंड यानी आप अपने गांव के स्तर पे सुने होंगे, इस एक और बात सुने होंगे, BC या फिर कमेटी। अलग अलग जगहों पे इसके अलग अलग नाम से जाने जाते होंगे, लेकिन मुख्य रूप से BC और कमेटी ही। दिल्ली के साइड में चले जाइएगा तो इसको कमेटी भी कहते हैं। यानी कुछ लोग मिल करके आपस में पैसा जमा करते हैं, 1,000, 2,000, 5,000, जैसे भी उस वक्त का स्थिति रहता है उस हिसाब से BC चलाया जाता है। 10 लोग मिल करके 1,000 रुपये इकट्ठा किए, 10,000 रुपये हो गए। 10 व्यक्ति में से जिस किसी की जरूरत होती है उस 10,000 रुपये की, वो व्यक्ति उस 10,000 रुपये को ले लेता है और उस पर बोली लगाया जाता है। यानी BC यानी कमेटी, एक ही बात समझ लीजिए, उस पैसे पर बोली लगाया जाता है कि इस पैसे को अगर आपको लेना है तो आप इस पर कितना ज़्यादा पैसा दे करके ले लेंगे। 1,000 रुपया, फिर दूसरे शख्स ने कहा 2,000, तीसरे शख्स ने कहा 3,000। तो इस प्रकार से जो कुछ भी अंतिम बोली लगता है, जैसे मान लीजिए कि इस पर 2,000 रुपये ज़्यादा दे करके बोली लग गया, ये अमाउंट कितना हो गया, 12,000।
अब एक शख्स को 12,000 रुपया दे दिया जाता है और 2,000 रुपये का जो इंटरेस्ट होता है बाकी के शख्स में बांट दिया जाता है। आगे चल करके जो वो इंटरेस्ट देते हैं, इस प्रकार से वो पैसे इकट्ठा होते जाता है और लोगों को एक कम समय में एक ज़रूरत के मुताबिक एक पूंजी मिलता है कि जिस किसी की ज़रूरत होती है, मुझे बच्चे की फीस भरना है, मोटरसाइकिल लेना है, जो कुछ भी करना है, अगर बड़े अमाउंट की ज़रूरत होती है तो बीसी के पैसे को उठा करके या कमिट, इसका भी स्याही लगता है ख़त्म ही हो गया है। कोई बात नहीं, मेरी बातों को आप अच्छी से समझिए, कुछ तो आंकड़े देख ही रहे होंगे। उस पैसे को ले करके, यानी जो यहाँ से बीसी के पैसे उठा करके लोग अपना कार्य करते हैं और वही जो एक्स्ट्रा ब्याज होता है इस पर यहाँ जमा करना होता है, उसी से बाकी लोगों को भी पैसों के ऊपर उनका ब्याज मिलता है और इससे एक अच्छी खासी कम समय में एक पैसा लोग सेव कर लेता है। ठीक उसी प्रकार से चीट फंड भी चलती है। चीट फंड का भी ठीक वही प्रक्रिया है। 2, 5, 10 लोग मिल करके इसको शुरुआत करते हैं, लेकिन जब ये आगे चल करके बड़ा स्तर पे हो जाता है, यानी आज अगर 5 लोग 10 लोग मिल कर शुरुआत किए, कल को इधर से 2 लोग आए, कल को इधर से 2 लोग आए, 10 लोग मिल करके अगले आने वाले दिनों में 10-10 लोगों को जुड़े तो 100 लोग हो गए। इस प्रकार से जब बड़े स्तर पे इसका निर्माण हो जाता है तो चीट फंड कंपनी के नाम से जाना जाने लगता है। चीट फंड कंपनी जैसे सहारा इंडिया आपने देखा होगा। तो ये तो हो गया चीट फंड। चीट फंड को कुछ इस प्रकार से शुरू किया जाता है, लेकिन जो ये बताया जाता है कि हाँ, नमकीन बेचने से सहारा प्रमुख सुब्रतो राय ने इसकी शुरुआत किया, तो जी हाँ, बिल्कुल नमकीन बेचने का कार्य ही उन्होंने शुरू में पहले किया था। कैसे किया था, पहले ये आप ऑडियो सुनिए, जिसके साथ जिनके घर पे रह करके उन्होंने इस कारोबार का शुरू किया था, उनका ये ऑडियो सुन लीजिए, फिर आपको थोड़ी विश्वास जरूर हो जाएगी। सुनिए ये ऑडियो। स्कूल में पढ़ाती थी। अच्छा, बच्चे कहाँ रहते थे? बच्चे भी नहीं थे, सब लोग यहीं पे पूरा परिवार? ओपी साहब 4 लोगों को सहारा देने वाले को बेसहारा किया कांग्रेस। जी कांग्रेस ने उसी तरह वो भी खत्म हो जाएंगे। जिस तरह उन्होंने सहारा को बेसहारा किया, उसी तरह कांग्रेस भी खत्म हो जाएगी। मैं आज श्राप दे रहा हूँ। अच्छा, जब यहाँ पे सहारा श्री रहते थे तो आपके पिताजी भी रहते थे, किस प्रकार का व्यक्तित्व था सहारा श्री का? देखा जाए कि स्कूटर से सफर तय किया था इसी कमरे से और एयरलाइंस तक का सफर तय किया। सहारा से की एक स्कूटर हुआ करती थी, लमरेटा स्कूटर। कभी हम लोग बहुत छोटे थे उसमें, कभी स्कूटर में डिस्चार्ज नहीं होती थी, तो हम लोग कहते आप बेटा घुमाएंगे जरा, ढकेल के स्टार्ट कराओ। ढकेलते थे, जब स्टार्ट घूम के आते थे, राउंड लगा के नॉर्मल और तरफ खाना होते, फिर आके गाड़ी हम लोग को बैठाते थे। जी हम लोग ढकेलते थे, स्टार्ट करके बैठाते भी थे, आओ बेटा बैठ जाओ, फिर से घूम के आते, फिर गाड़ी खड़ी रहती थी। अच्छा, परिवार के साथ यहाँ रहते थे कि अकेले रहते? पूरा परिवार रहता था, पूरा परिवार एक ही घर में रहता था। मिसेज भी यहीं रहती? मिसेज हाँ यहीं रहती थी और सेंट पॉल स्कूल में पढ़ाती थी। अच्छा, बच्चे कहाँ रहते थे? बच्चे भी यहीं थे, सब लोग यहीं पे पूरा परिवार? ओपी साहब सब लोग यहीं रहते थे। अच्छा, बिजनेस की शुरुआत किस रूप में उन्होंने किया था? पहले तो कहा जाता है नमकीन का कारोबार शुरू की, चीट फंड कंपनी बना ली, सारा शुरुआत गोरखपुर से ही हुआ। सारा शुरुआत जड़ से लेकर आकार तक सारी शुरुआत में मैं बता रहा हूँ कि पहले वो नमकीन बनाते थे। नमकीन बनाते सामने एक दुकान थी मिश्री लाल की, हमारे घर के सामने है वो, तो कहते थे नमकीन बेचो और पैसा दो। मैं कहना जब बिकेगा नहीं आप लोग बेचूंगा मैं कैसे? कहा अच्छा बेच लेना तब मुझे पैसा देना। इस तरह वो धीरे करते करते फिर नमकीन अपने हाथ से बनाते? हाँ, घर में बनाते थे लोग, सब लोग मिलके, और वो बेचते थे सामने। जब बिक जाता वो पैसा देता था, बिकता ही नहीं था नमकीन, कौन लोकल नमकीन लेगा। लेकिन तो देखा आपने, नमकीन बेचने वाली बिल्कुल कहानी स्पष्ट हो गई। वाकई में उन्होंने नमकीन बेचने से ही और लंबरेता स्कूटर से ही इस कारोबार का शुरुआत किया, लेकिन आगे चल करके उन्होंने इसका धंधा ये चला नहीं, नमकीन बेचने वाला चला नहीं, इससे उनको तो कुछ बड़ा करने के मन में लालसा थी। और इसी समय इन्होंने 7 लोग मिल करके इस चीट फंड का शुरुआत करते हैं और उस 7 लोगों को मेंबर में से एक जिनका ये ऑडियो था, जो इस वक्त एडवोकेट हैं, उनका ये घर देखिए, यही वो घर है, देख रहे हैं, यही वो घर है। यहीं से उन्होंने इस कारोबार का शुरुआत किया था। आप देख सकते हैं इस घर के अंदर वो जो बैठे हुए हैं और उनके साथ में सहारा प्रमुख सुब्रतो राय और उनके मिसेज का भी, स्वप्ना राय का भी फोटो है उनके साथ का। और उनके पिताजी, यानी जो ये महाशय एडवोकेट हैं, इनके पिताजी ही इस 7 मेंबर का एक सदस्य थे, 7वें नंबर के। इसका ऑडियो अब आप सुनिए, ये क्या कहते हैं खुद अपनी जुबानी। अरे, चीट फंड कंपनी की शुरुआत कहाँ से हुई? 1 फरवरी सन 1978 यहीं से शुरुआत हुई थी कंपनी, गोरखपुर यहीं से शुरुआत हुई। कितने लोग उसके फाउंडर थे? 7 लोग कुल थे। पापा का 007 नंबर था उस समय, अकाउंट नंबर। जी बाकी ओपी साहब थे और लोग थे, इसके नाम बहुत लोग थे। सब लोग यहीं से शुरुआत? जी। अच्छा, फिर सहारा श्री यहाँ से बाहर कब निकले? 80 में वो लखनऊ कमांड कार्यालय शिफ्ट किए थे, उसका इस घर को गेस्ट हाउस बना दिया, जिसमें माननीय ओपी साहब सब लोग रहने लगे। तो हमारा 84 तक डायरेक्ट सब
ओपी साहब भी यहीं रहते। ओपी साहब भी यही फिर रहे। गेस्ट हाउस हो गया इस कंपनी का, फिर यहाँ ओपी साहब रहने लगे। जी 84 तक यहीं थे। 84 तक ओपी जी साहब। जी जी जी। अभी आप गए थे वहाँ, परिवार से मिले, ओपी साहब से मिले, क्या कुछ? तो अब आप इस बात को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझ गए होंगे कि वाकई में नमकीन बेचने से उन्होंने शुरुआत किया था, 2000 रुपये से उन्होंने शुरुआत किया था, और गोरखपुर के इस छोटे से घर से उन्होंने शुरुआत किया था, वही लंबरेता स्कूटर के साथ। यहाँ तक कि स्पष्ट हो गई। लेकिन आगे चल कर के ये कैसे बड़ा हुई और कैसे डूबी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सहारा डूब क्यों गई। जो इसका आर्थिक कारण था वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। इस चिट फंड की जो शुरुआत किया था 7 लोगों ने मिल करके, जो पहली बार में जो आपको आंकड़ा हमेशा बताया और सुनाया जाता रहा होगा 2000 रुपये की, तो ये वही 7 लोग थे जो 2-2 हज़ार रुपये मिल करके आपस में इकट्ठा किए और एक चिट फंड का निर्माण करते हैं। जो इस चिट फंड से जो एक नियम कानून होता है कि आप अगर इस पैसे को लेते हैं किसी मेंबर में, जो 7 लोग मेंबर थे, इनमें से कोई लोग अगर इस पैसे को लेता है तो उसको 2% मासिक ब्याज दर के साथ इसको वापस करना होता है। समझिए 2% मासिक ब्याज दर, ध्यान दीजिएगा। सालाना कितना होता है? 24%। 24% सालाना होता है। अब आप समझिए कि बैंक 5%, 6%, 7%, 8% अलग अलग रेट से इतना ही ब्याज देती है सालाना। लेकिन अगर आपको 24% रिटर्न के साथ पैसा मिले तो लोग वाकई में इसमें उत्सुक हो जाएंगे कि हाँ भाई, इस कंपनी में हम पैसा लगाएंगे। हमको 24%, यानी कि जैसे कि वादा किया जाता था सहारा इंडिया में कि 3 साल में आपको डबल दे दिया जाएगा। वो बेरोजगारी का दौर, लोग इसके अंडर में जुड़ते गए। ये 7 लोग 7-7 लोगों का जोड़े, 14-14 लोगों का जोड़े, अगले लोगों ने 7-7 लोग, इस प्रकार से इतना बड़ा व्यवसाय बहुत जल्द ही इतना बड़ा हो गया कि हजारों करोड़ों की संपत्ति सहारा इंडिया के पास आ गई। शुरुआती दौर में लोगों को रिटर्न मिला भी। क्यों? क्योंकि जब लोग एक दूसरे से पैसा लेते गए, दूसरे व्यक्ति को जोड़े, उनसे दूर सेविंग हुआ, इनसे जोड़े, यहाँ से कुछ आया, उनमें से कुछ एक लोगों का पैसा रिटर्न के साथ दिया भी गया। जैसे मान लीजिए 100 लोग पहली बार में 1-1 हज़ार रुपये का डिपॉजिट किए। आपको एक उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ, तो 1 लाख रुपया हो गए। अब 100 लोग में से मान लीजिए कि उसमें से 5 लोगों को अगर 1-1 हज़ार रुपये का डिपॉजिट है तो 5 लोगों को कितना हो गया? डबल कीजिए तो 5 दूना 10 हज़ार रुपये आया। कितना? 1 लाख रुपये इन लोगों को दिया, कितना गया? 10 हज़ार रुपये। बचा कितना? 90 हज़ार रुपये। 90 हज़ार रुपये का कहाँ इस्तेमाल किया गया? इसका प्रचार प्रसार में। आपने सुना और देखा होगा, बहुत सारे नेता, बिजनेसमैन, कौन इनके अंडर में नहीं आए? सहारा प्रमुख सुब्रत राय। यही 90 हज़ार रुपये इनका प्रचार प्रसार में खर्चा किया गया। और उसमें से जो लोग इन लोगों को जोड़ने में एजेंट के रूप में काम करते थे, उनका कमीशन के रूप में, पूरे व्यवसाय चलाने में मान लीजिए क्लर्क, चपरासी, अकाउंटेंट, सब कुछ रखना होता था, ऑफिस, लाइट बिल, इन सब में खर्चा होता था। अब जिन 5 लोगों का पैसा 10-10, 2-2 हज़ार रुपये डबल करके मिला 3 सालों में ही, वो लोग क्या कहेंगे? एक लोग 10 लोगों से कहेंगे अरे मैंने तो पैसा लगाया था, 1 हज़ार रुपये लगाया, 3 साल में डबल मुझे 2 हज़ार रुपये मिल गया। और धीरे धीरे इतना प्रचार प्रसार हुआ इसका कि लोग बिल्कुल जुड़ते गए। गली मोहल्ले, गांव, हर गांव से लोग इसमें जुड़ते गए, अपना पैसा इन्वेस्ट करते गए। हजारों हजारों लोग इसमें जुड़ते गए और आखिरकार एक दिन हजारों करोड़ों की संपत्ति हो गई। लेकिन आपने जो अपना पैसा निवेश किया था 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए, जब उसका मैच्योरिटी पूरा होता है तब तो आपको रिटर्न देना पड़ेगा। तो उस वक्त आपको ऑफर दिया जाता था कि आपका पैसा इस वक्त डबल तो हो गया 3 साल में। 5,000 रुपया जमा किए थे, 10,000 हो गया। अब आप एक बार फिर से इस पैसों को इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए ताकि 10,000 का फिर से आपको अगले 3 सालों में या 5 सालों में 20,000 या 25,000 या 30,000 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑफर दिया जाता है। हमारा देश उस वक्त सोशल मीडिया का दौर भी नहीं था, लोग उतना जागरूक भी नहीं थे, लोगों को कम समय में ज़्यादा पैसा पाने की बिल्कुल लालसा थी। आज भी है, लेकिन थोड़ा सोशल मीडिया आ गया है, लोग जागरूक हो गए हैं, तो लोग इस झांसे में पड़ते गए और लोग अपना पैसा फिर से री इन्वेस्ट करते गए। यानी आपको एक कागज़ के बदले दूसरा कागज़ मिल गया, पैसा आपको मिला नहीं, आपका पैसा डबल ट्रिपल होने की तैयारी में, और आप घर बैठे इस बात की खुशी मना रहे हैं। एक नहीं, आपको अगर एक मैच्योरिटी पूरा हुआ, आपने 10-20 लोगों को जा करके कहा कि हमारा सहारा इंडिया में पैसा डबल हो गया है 3 सालों में। अगले दिन वो 10 लोगों में से निश्चित रूप से 5 लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट करने को राजी हो गए। एजेंट को भी उतना मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे इस वक्त
मोदी जी के दौर में देखते हैं बिना कोई काम काज वाले भी लोग अच्छे खासे विधायक और सांसद बन जाते हैं। चलिए ये तो राजनीतिक बात है, हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो आंकड़ा है वो पहले आप समझिए। इस प्रकार से लोग जुड़ते गए, काफ़ी सारा विस्तार हो गया। सपोज दैट आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि अगर 1 लाख लोग इसमें जुड़े, अपना पैसा इन्वेस्ट किए, चाहे वो 500 रुपये महीना हो, 1000 रुपया महीना हो या फिर 10,000 रुपये का डिपॉजिट हो, 1 लाख लोगों में से 10,000 लोगों को उनका पैसा मैच्योरिटी के रूप में दे दिया गया। बाकी जो 90,000 लोगों की जो राशि है, उन्हीं 90,000 लोगों की राशि में से इन 10,000 लोगों की राशि को डबल करके दे दिया गया। और बाकी का जो पैसा बचा, प्रचार प्रसार में खर्चा हुआ, सिस्टम में खर्चा हुआ, मैनेजमेंट में खर्चा हुआ, और दिन दूना रात चौगुना बढ़ते गया सहारा इंडिया। और आज के दौर में लाखों करोड़ों की संपत्ति है। लेकिन आखिर डूबने का जो कारण क्या था, यही मेन कारण था। 2008-9 तक इतनी सारी लोगों ने इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया कि जब पैसा वापस देने का दौर आया तब सहारा इंडिया की थोड़ी मुश्किलें बढ़ गई कि आखिर ये पैसा हम देंगे तो कहाँ से देंगे। इसके लिए क्या किया उन्होंने, रियल एस्टेट में अपना पैसा लगाना शुरू किया। आपको पता है, मान लीजिए कि अगर आपने पब्लिक से पैसा लिया है, यहाँ से कहीं पे आप पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो कब तक एक दूसरे से ले दे करके लोगों को देते रहेंगे। इसमें बाकी सारी बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री, क्रिकेटर, नेताओं को पैसा खर्चा करना पड़ता था इसका प्रचार प्रसार में, बाकी सारे पैसे तो इधर खर्च हो जाते थे। लेकिन जब लोगों की मैच्योरिटी पूरा होने लगा, 1 बार 2 बार तीसरी बार भी, तब तो आपको तो देना पड़ेगा ना। कितना दिन आप रोक के रखेंगे। कुछ एक लोगों को दे देते थे, लोग खुश, लोग अपना री इन्वेस्ट भी कर देते, स्वेच्छा से करते थे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल उनको ज़बरदस्ती बंदूक तैनात करके बोला गया कि नहीं आपको करना है। आपको ऑफर दिया जाता था, लोग की ज़रूरत भी थी, लोग स्वेच्छा से करते हैं। लेकिन वही दौर आ गया 2008-9 का, और उस वक्त इतनी सारी देनदारी बढ़ गई कि सहारा इंडिया मुश्किल में। उसके पहले इन्होंने अपना पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना शुरू किया। एमबी वैली का नाम आपने सुना होगा। 60,000 करोड़ की इसमें लागत हुई, और उससे सहारा इंडिया को बहुत उम्मीदें थी कि 60,000 करोड़ की लागत की अगर ये हम इन्वेस्ट करते हैं तो निश्चित रूप से मुझे इससे काफ़ी मुनाफा मिलेगा। क्योंकि आपको पता है रियल एस्टेट में काफ़ी मुनाफा। रियल एस्टेट क्या है, चाहता हूँ कि ज़मीन खरीदिए, उसमें निर्माण कीजिए, उसको बेचिए, काफ़ी सारा मुनाफा कमाइए। वही रियल एस्टेट एमबी वैली काफ़ी सारा जगह खरीदा, बड़े बड़े आलीशान बंगले बनाए गए, बड़े बड़े लोगों के लिए, उद्योगपतियों के लिए, क्रिकेटर के लिए, नेताओं के लिए, ताकि वहाँ से अच्छा पैसा रिटर्न मिले और लोगों का यहाँ पे भुगतान किया जाए, लोगों को रिटर्न दिया जाए। लेकिन वो प्रोजेक्ट उतना चला नहीं। ये यही एक प्रोजेक्ट नहीं था, आप इसके लिए सहारा शहर लखनऊ का भी आपने देखा और सुना होगा। इसके साथ ही दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, कहाँ कहाँ इसके ज़मीन नहीं खरीदे गए। ज़मीन खरीदने और बेचने का कारोबार शुरू हुआ ताकि वहाँ से मुनाफा आए और लोगों का भुगतान दिया जाए। लेकिन ये सफल हुआ नहीं। मेन पूंजी थी वो एमबी वैली और सहारा शहर में फंस गई। एमबी वैली का उनका जो प्रोजेक्ट था वो चला नहीं, और उसी कारण से सहारा इंडिया प्रमुख सुब्रत राय एक बार फिर से आर्थिक तंगी में आया, और वहीं से उन्होंने निश्चित किया पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड यानी कि आईपीओ लाने के लिए, शेयर बाजार में जाने के लिए, शेयर खरीदने के लिए। और आईपीओ लाने की जो उन्होंने तैयारी शुरू की, इसके लिए कहाँ जाना पड़ा, सेबी के पास। सेबी के पास गए, 24,000 करोड़ रुपये ले करके कि हाँ हम आईपीओ लाने की तैयारी में हैं। और वहीं सेबी की नज़र पड़ती है सहारा इंडिया पे। फिर कानूनी दाव पेच तो आपने देखा ही सुना होगा। फिर वहाँ से दोबारा इनको लौटने का मौका नहीं मिला। वहीं एक के बाद एक कानूनी प्रक्रिया सेबी को लगा कि नहीं, ये तो बहुत बड़ा झोर झमेला है। उस वक्त रियल एस्टेट की 2 कंपनी, रियल एस्टेट और हाउसिंग, दोनों कंपनियों के जो निवेशक थे, 3 करोड़ की निवेशक, 24,000 करोड़ रुपये, इसका आप डाटा दीजिए। कई सारे कानूनी प्रतिबंध धीरे धीरे लगे। आखिरकार मामला सुप्रीम कोर्ट गया। आज तक इसका समाधान नहीं मिला, और सहारा इंडिया का वहीं से सारे कारोबारों पर प्रतिबंध लग गया, और सहारा इंडिया वहीं बिल्कुल मटिया मेट हो गई। आज देख सकते हैं सहारा इंडिया की ये क्या परिस्थिति। तो अब आप समझ गए होंगे कि आखिर सहारा इंडिया डूबी क्यों। वही 8-9 का दौर, सेबी की जो कानूनी प्रतिबंध में फंसते चले गए। तो ये थी आर्थिक तंगी, आर्थिक कारण था।
जब आपके बिजनेस और व्यापार पे प्रतिबंध लग जाएगा, मालूम है आपको एनआई पे रोक लग गया, तो जब आपके बिजनेस और कारोबार पे रोक लग जाएगा तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। मान लीजिए आपका एक हाथ ऐसे पकड़ लिया जाए और आप बोलो कि हाँ आप भागो, कितना देर भागेंगे? थोड़ा देर मुझे खींच कर ले चलेंगे, लेकिन आखिरकार आपको दम तो तोड़ना ही होगा। और यही से यहाँ पे आर्थिक कारण था ये उनका डूबने का, सहारा इंडिया प्रोजेक्ट का। तो आप मेरे इस वीडियो से जो कुछ भी सुना और देखा, मेरे समक्ष जो कुछ सही और उचित लगा आपको देने की कोशिश किया हूं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे पार्ट 2 में। राजनीतिक कारण बहुत ही दिलचस्प कारण है। मैंने पहले ही आपको बताया कि सहारा इंडिया क्यों डूबी, इसके 2 कारण थे, एक आर्थिक कारण और दूसरा राजनीतिक कारण। मीडिया में जो कुछ भी इस वक्त चल रही है सब कुछ आपके सामने है। आपको अपनी सोचने और समझने की क्षमता होनी चाहिए कि हाँ आपको ये तय करना है कि आखिर इस दोनों कारणों में कौन सा वाकई सत्य है। अगले एपिसोड में हम राजनीतिक कारण को बिल्कुल बारीकी से आपको समझाने वाले हैं, वो सीक्रेट आपको बताने वाले हैं कि आखिर सहारा इंडिया डूबी क्यों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।